गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ईएल एवं सीएस 204 यानी कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड बाइस स्टेबिलिटी के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका वापस से स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वह बाइस स्टेबलाइजेशन पर ही है और उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस प्रकार से कंपेंसेशन टेक्निक का उपयोग किया गया, जिसमें दो कंपेंसेशन टेक्निक के बारे में बात की थी। एक तो बाइस कंपेंसेशन टेक्निक यूजिंग डायोड एवं दूसरा था यूजिंग सेंसिस्टर। तो आज हम बात करेंगे थर्मिस्टर के द्वारा किस प्रकार से बाइस कंपेंसेशन किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाइस कंपेंसेशन टेक्निक यूजिंग थर्मिस्टर। Bias compensation techniques use the temperature sensitive devices such as diode, thermistor, transistor, etc. to maintain operating point constant। इसका मतलब यह है कि जो ये कंपनसेशन टेक्निक्स हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस का यूज़ करती हैं, जैसे कि क्या क्या डायोड, थर्मिस्टर, सेंसिस्टर। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो डायोड के दौरान आपने देखा किस प्रकार से वीबीई तथा आईसीओ के लिए कंपेंसेशन किया गया और सेंसिस्टर का उपयोग किस प्रकार से किया गया, जिससे जो यानी कि बेस करंट को किस प्रकार से कम टेम्परेचर के अनुसार कांस्टेंट रखा गया, जिससे कलेक्टर करंट पे भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर से भी बाइस कंपेंसेशन किया जाता है। अब बात करते हैं थर्मिस्टर कंपनसेशन की। तो थर्मिस्टर इज़ ए टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, इट हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब है कि जो उसमें अगर मान लीजिए तापमान में परिवर्तन होता है तो थर्मिस्टर में उसके नकारात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात अगर तापमान बढ़ता है तो थर्मिस्टर का जो रजिस्टर है, यानी कि थर्मिस्टर एक टेम्परेचर वेरिएबल रजिस्टर है। अगर तापमान बढ़ता है तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम होता है और अगर तापमान कम होगा तो उसके रेजिस्टेंस में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से इसका जो कोफिशिएंट अर्थात गुणांक है, ताप गुणांक, वह नकारात्मक है। तो इसका उपयोग बाइस कंपेंसेशन के लिए किया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज। जैसे कि मैंने अभी वर्णन किया कि इसका रेजिस्टेंस किसके साथ बढ़ता है, अगर तापमान में डिक्रीज यानी कि तापमान में घटोती या फिर डिक्रीज हो। ठीक है, और इट डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी कि इसका मान या थर्मिस्टर के रेजिस्टेंस का मान घटता है अगर तापमान में इंक्रीज या बढ़ोतरी हो। तो एम्पलीफायर सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो चेंजेस है आईसीओ, वीबीई एवं बीटा की वजह से उनको क्या करा जा सके, कलेक्टर करंट पर प्रभावी ना हो वो, एवं बाइस स्टेबिलिटी प्रदान की जा सके। ठीक है, तो इन एन एम्पलीफायर सर्किट इट चेंजेस दैट द चेंजेस दैट अकर इन आईसीओ, वीबीई एंड बीटा विद टेम्परेचर इंक्रीजेज द कलेक्टर करंट। जैसे कि हमेशा हम देखते हैं कि अगर तापमान बढ़ता है तो आईसीओ, वीबीए एवं बीटा तापमान के साथ बढ़ते हैं और ये कलेक्टर करंट को बढ़ाते हैं। तो थर्मिस्टर क्या करते हैं, इनको कंपनसेट करने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कलेक्टर करंट में जो ये परिवर्तन है उसको कम से कम रखा जा सके। तो आइए देखते हैं थर्मिस्टर का यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, थर्मिस्टर को यहाँ दो प्रकार के सर्किट में लगाया गया। यह है सर्किट ए और यह है सर्किट बी। ठीक है, तो ये दोनों सर्किट थर्मिस्टर कंपेंसेशन के लिए लगाए गए हैं। इसमें देखिए, इसमें थर्मिस्टर को बिल्कुल एक दो जगहों पर स्थापित किया गया है, एक तो यहाँ और यहाँ। तो ये दो तरीके हैं जिससे थर्मिस्टर को लगाया जा सकता है। आप थर्मिस्टर की पोजीशन कहीं भी रख सकते हैं, जिस भी वेरिएबल को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे किस प्रकार से दोनों सर्किट में एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं एवं किस प्रकार से थर्मिस्टर कलेक्टर करंट को तापमान के अनुसार स्वतंत्र बनाते हैं। थर्मिस्टर कैन कंपनसेट वेरिएशन आईसी ड्यू टू टेम्परेचर इफ इट्स कंडक्ट इन सुटेबल पोजीशन एज शोन इन फिगर ए एंड बी। यानी कि अगर टेम्परेचर को कंपनसेट बहुत आसानी से कर सकते हैं कलेक्टर करंट के लिए, तो अगर इन्हें सूटेबल पोजीशन में लगाया जा सके। जैसे कि आप फिगर ए में देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर ए और बी में यहाँ पे थर्मिस्टर को कहाँ लगाया गया है, कलेक्टर करंट के जस्ट पैरेलल में।
यहाँ पे थर्मिस्टर को कहाँ लगाया गया है, रेजिस्टेंस R2 के पैरेलल में। तो इन दोनों पोजीशन के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से थर्मिस्टर ने टेम्परेचर से हो रहे परिवर्तन, टेम्परेचर के द्वारा हो रहे परिवर्तन से कलेक्टर करंट को स्वतंत्र रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब फिगर ए में देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस RT ऑफ थर्मिस्टर रिड्यूसेस, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन थर्मिस्टर करंट IT। इसको एक बार फिगर के माध्यम से समझते हैं कि फिगर ए में क्या है कि जहाँ थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो जैसा कि थर्मिस्टर की कार्यप्रणाली है, अगर तापमान बढ़ता है तो उसके रेजिस्टेंस में डिक्रीज होगा, और जहाँ वो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उस ब्रांच में धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो आइए देखते हैं फिगर ए में क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आप फिगर ए में यहाँ देख सकते हैं, यह फिगर ए है। ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए तापमान बढ़ता है तो ये जो RT है इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर किसी शाखा में रेजिस्टेंस कम होता है तो उसमें धारा ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित होगी, यानी जो ये IT है इसका मान बढ़ेगा। और ये IT कहाँ प्रवाहित हो रहा है आप देख सकते हैं, ये IT इस पूरे शाखा में प्रवाहित हो रहा है, उसके बाद ये कहाँ जाके मिलता है, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, इस ई वाले पॉइंट पे, यानी कि ई वाले नोड पे कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता है, और यह एमीटर करंट के साथ जुड़ जाता है और कहाँ पहुँचता है, इस रेजिस्टेंस RE पर पहुँचता है। यानी इस रेजिस्टेंस RE में अब ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। अब आप देख सकते हैं जब में ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंतर्गत जो वोल्टेज है कौन सा, VE, उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये एक प्रकार से इसमें नेगेटिव इफेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वोल्टेज क्या होगा, इस लूप में ही नेगेटिव इफेक्ट यानी कि नेगेटिव फीडबैक बायस का कार्य करेगा। नेगेटिव फीडबैक बायस का मतलब होता है कि वह फीडबैक जो किसी भी जगह पर नेगेटिव रूप में अप्लाई होता है या किसी भी सर्किट में नेगेटिव रूप में अप्लाई होता है, तो इससे क्या होगा, जो बेस करंट है उसका मान कम होगा, क्योंकि अगर एमीटर वोल्टेज बढ़ेगा तो इसमें जो बेस करंट प्रवाहित हो रहा है इस लूप में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस लूप की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बेस करंट का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यह एक नेगेटिव फीडबैक का काम कर रहा है वोल्टेज VE। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब इसे हम KVL लगा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेस करंट का मान कम मिलेगा, और जब बेस करंट का मान कम मिलेगा तो आप जानते हैं कि कलेक्टर करंट का मान क्या होता है, IC बराबर बीटा IV। ठीक है, अगर बेस करंट कम हो रहा है तो बेसिक सी बात है कि कलेक्टर करंट भी कम होगा। तो इस प्रकार से थर्मिस्टर को लगाने की वजह से एमीटर वोल्टेज में बढ़ोतरी होगी, और इस बढ़ोतरी की वजह से क्या होगा कि ये एमीटर वोल्टेज है यानी कि VE, उसका मान बढ़ेगा और वो नेगेटिव फीडबैक बायस को बढ़ाएगा, जिससे बेस करंट का मान कम होगा, और बेस करंट का मान कम होने की वजह से कलेक्टर करंट का मान कम होगा। यानी कि जो तापमान की वजह से हो रहे परिवर्तन में की वजह से कलेक्टर करंट का मान बढ़ रहा था, वह अब इस थर्मिस्टर के द्वारा पुनः कम हो गया है। तो इस प्रकार से थर्मिस्टर टेम्परेचर को नियंत्रण करने में कारगर साबित होता है। तो आइए इसे इक्वेशन के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये तो सर्किट का डायग्राम के माध्यम से हमने समझा, आइए इस इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जब थर्मिस्टर की वजह से जो करंट इसमें देखिए जो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और उसी की वजह से जो करंट IT है, करंट IT कहाँ प्रवाहित हो रहा है, थर्मिस्टर के अंदर, उस थर्मिस्टर के, ये देखिए इस थर्मिस्टर के द्वारा जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसका मान क्या है, IT। ठीक है, और ये IT का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो करंट है, टोटल करंट RE के द्वारा, उसका मान भी बढ़ेगा, यानी कि IE प्लस IT, जो कि रेजिस्टेंस किसके द्वारा प्रवाहित, किस में प्रवाहित हो रहा है, RE में प्रवाहित हो रहा है, उसका मान बढ़ेगा। और जो हम जानते हैं VE का मान क्या है, VE का मान बराबर में है IE प्लस IT इंटू RE। ठीक है, अब देखिए अगर यह जो फैक्टर है अगर ये बढ़ता है तो सीधी सी बात है वोल्टेज, एमीटर वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा।
तो वोल्टेज ड्रॉप वी, इसका मान भी बढ़ेगा। और यह क्या कार्य कर रहा है, एक नेगेटिव फीडबैक का कार्य कर रहा है इनपुट बेस सर्किट के लिए। तो ये क्या करेगा, बेस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी बेस करंट का मान को कम करेगा। तो तापमान बढ़ने की वजह से जहाँ कलेक्टर करंट बढ़ना चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो क्या है, बेस करंट कम होने की वजह से कलेक्टर करंट का मान भी पुनः अपनी जगह ही स्थिर रहेगा। तो आइए पीछे एक्वेशन में देखते हैं। अब देखिए, जो वो बेस सर्किट था उसमें हम अगर इसमें केवल लगाते हैं तो केवल लगाने पे क्या मिलेगा हमें, ये देखते हैं। अब देखिए, ये जो सर्किट है यह क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है। हम अपने पिछले लेक्चर्स में बायसिंग की बात कर चुके हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या निकाला जाता है, VTH निकाला जाएगा, यानी कि इस पूरे सर्किट को क्या करा जाता है, थेवेनाइज करा जाता है। थेवेनाइज करा जाता है, ठीक है। तो थेवेनाइज सर्किट से हमें क्या प्राप्त होगा, एक थेवेनिन सर्किट प्राप्त होगा जिसमें VTH होगा, कोमा करके एक RTH होगा, ठीक है। और वह बेस सर्किट को बाइसिंग यानी कि सप्लाई प्रदान करेगा। तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, VTH माइनस IB इंटू RTH माइनस VBE माइनस IE इंटू RE गुणा में RE बराबर 0। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, वही वोल्टेज है VE वोल्टेज, और उसमें थर्मिस्टर के द्वारा जो प्रवाहित करंट है IT वो भी सम्मिलित है। तो इससे एमीटर वोल्टेज का मान बढ़ गया, और ये एमीटर वोल्टेज क्या कर रहा है, देखिए आप देख सकते हैं डायरेक्ट इस इक्वेशन में माइनस साइन होने की वजह से क्या कार्य करेगा, नेगेटिव फीडबैक का। अगर इसकी वजह आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके IB का मान निकालते हैं तो वो आएगा नीचे IB बराबर VTH माइनस VBE माइनस VE अपॉन RTH, यानी कि देखिए IB बिल्कुल किस पर निर्भर हो चुका है, VE पर। अगर VE का मान और बढ़ाते हैं तो IB का मान क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से थर्मिस्टर को इस पोजीशन में लगाने की वजह से, यानी कि फिगर ए में जो आपने थर्मिस्टर की पोजीशन देखी है कलेक्टर के जस्ट पैरेलल में, यानी कि कलेक्टर रेजिस्टेंस के पैरेलल में, उसके द्वारा बेस करंट का मान कम होता है एवं कलेक्टर करंट का मान भी कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से थर्मिस्टर द्वारा जो है जो बाइसिंग सर्किट है उसे टेम्परेचर में हो रहे परिवर्तन के लिए स्टेबल किया जाता है। अब इसी प्रकार से फिगर बी की बात कर लेते हैं। देखिए फिगर बी में क्या है, जो थर्मिस्टर है, यहाँ देखिए थर्मिस्टर किसके पैरेलल लगाया गया है, R2 के पैरेलल में लगाया गया है। यानी कि ये जो थर्मिस्टर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्मिस्टर है वो R2 रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया गया है। अब ये R2 रेजिस्टेंस का क्या कार्य कर रहा है, R2 रेजिस्टेंस ये बेस सर्किट को क्या करता है, बाइसिंग वोल्टेज प्रदान करता है। अगर आप इस वापस से पुनः इसका थेवेनिन निकालेंगे तो जो R2 के जो अक्रॉस वोल्टेज आएगा वही बेस पे अप्लाई होगा। अब आप देख सकते हैं अगर तापमान बढ़ता है तो उसका असर क्या होगा, देखिए तापमान बढ़ने की वजह से RT में परिवर्तन होगा। अगर तापमान बढ़ता है तो RT का मान कम होगा, और R2 और RT दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो जो उससे रेजिस्टेंस आएगा RT डैश, और वो किसके संयोजन में आएगा, RT पैरेलल टू R2, ठीक है। और ये क्या होगा, यही वोल्टेज, यह रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा VT वो अप्लाई होगा बेस की तरफ, ठीक है। तो बेस की तरफ अप्लाई होने से क्या परिवर्तन आती, आइए देखते हैं इसे हम इक्वेशन के माध्यम से। अब देखिए, तो ये है RT डैश है, जो RT पैरेलल R2, और RT क्या है आपका, RT यहाँ पर है थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस, और R2 क्या है, बाइसिंग रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो अब यह इसके क्या बोलते हैं, इक्वलेंट आएगा। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका मान क्या होगा, RT डैश अपॉन RT, सॉरी R2, ये है आपका R1, सॉरी ये R1 होगा। VT का मान कितना आएगा, VT जो वोल्टेज है इस संयोजन के पर, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा एक तो RT डैश और R1 के पर जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है उसके अनुसार निकाला जाएगा VT का मान। तो VT का मान क्या निकलेगा, VT बराबर RT डैश अपॉन R1 प्लस RT डैश इंटू VCC। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो RT डैश रिड्यूस होगा और VT का मान भी क्या होगा, घटेगा, और जिससे क्या होगा, कलेक्टर करंट का मान घटेगा। इसका कारण आपको मैं समझा चुका हूँ। देखिए अगर मान लीजिए RT का मान घटता है तो ये संयोजन है RT डैश, इसका जो मान आएगा वो कम होगा, ठीक है। उसकी वजह से जो वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या है, VT, ये जो वोल्टेज है VT, इसका मान भी क्या होगा, कम होगा।
और ये लग कहाँ रहा है वोल्टेज, आप देख सकते हैं ये लग रहा है इस बेस सर्किट में। तो बेस सर्किट में लग रहा है तो सीधी सी बात, बेस को कम वोल्टेज में लेगा तो बेस करंट का मान भी क्या होगा, कम होगा। और बेस करंट पर निर्भर करता है कलेक्टर करंट, तो कलेक्टर करंट का मान भी क्या होगा, कलेक्टर करंट का मान भी हो जाएगा आपका कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्मिस्टर के द्वारा जो है टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, एवं जो आईसी है कलेक्टर करंट उसके मान को भी स्टेबल रखा जाता है। अगर आईसी का मान भी स्थिर रहेगा तो वीसीई का मान भी स्थिर रहेगा, क्योंकि वीसीई किससे प्राप्त होगा, वीसीई प्राप्त होगा आईसी के ही द्वारा। जब इस दर्शाए गए परिपथ में अगर हम केवल लगाएंगे तो हमें वीसीई का मान मिलता है और वो भी आईसी पर ही निर्भर कर रहा है। तो वीसीई का मान भी स्थिर रहेगा, जिससे हमारा क्यू पॉइंट क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इस प्रकार से थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है कंपनसेशन के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन थर्मिस्टर। इस प्रकार से हमारा कंपनसेशन टेक्निक भी पूरे हुए और हमारे इस चैप्टर के लगभग लगभग सारे पार्ट पूरे हो चुके हैं। एक टॉपिक बचता है थर्मल रनवे एवं स्टेबिलिटी का, जो हम अपने नेक्स्ट ई लेक्चर में आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।